तो देखिए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। जैसे तो शेयर मार्केट, इसको मुख्य तौर पे दो सेगमेंट में बांटा गया है मार्केट के अंदर पे। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा है यहाँ पे कमोडिटी या फिर इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है। डेरिवेटिव जो सेगमेंट होता है इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर पे हम ड्राइव करते हैं। हम यहाँ पे मूल रूप से पहले तो इक्विटी को जानते हैं, बाद में हम डेरिवेटिव को समझेंगे। यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल ज़्यादातर जो काम होता है शेयर मार्केट अंदर पे, तो टोटल जो वर्क है लगभग 80% से ज़्यादा टाइम ऑफ इक्विटी पे होता है। इक्विटी, अब इक्विटी क्या है देखिए, इक्विटी को परिभाषित करते जैसे मान लो कोई कंपनी है और कंपनी की जो कुल संपत्ति है वो 100 करोड़ रुपए की है और कंपनी ने बैंक से 30 करोड़ रुपए का उधार लिया है। तो इस तरह से अगर हम उसकी संपत्ति में से उधार को घटा दें तो जो अंतर आता है, जैसे कि 100 करोड़ से जो उसकी कुल संपत्ति है और हमने माना कि उसने 30 करोड़ रुपए का उधार लिया है, तो उसमें से हमने जो हटा दिया तो जो अंक निकल के आया 70 करोड़, जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो उसे हम कहते हैं इक्विटी, उसकी कुल इक्विटी। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इक्विटी के बाद परिसंपत्ति या फिर एसेट। एसेट क्या चीज़ होता है देखिए, यहाँ पे एसेट जो है मुद्रा है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी मूल्यवान चीज़ आपके पास हो, उदाहरण के लिए मशीन, भूमि, भवन, वाहन, इस तरह का कोई भी चीज़ जिसे आप बेच के पैसा ले सकते हैं, उसका कोई मतलब कोई इसकी मूल्य होनी चाहिए जिसे हम कन्वर्ट किया जा सके उसको मुद्रा में, उसे हम कहते हैं एसेट। ठीक, यहाँ पे एसेट को बताना कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इक्विटी जो है एकल एसेट पर लागू हो सकती है, जैसे कार या घर या संपूर्ण व्यावसायिक इकाई पर भी। देखो, बिजनेस शुरू करने से और विस्तार करने के लिए आवश्यक नकदी प्राप्त करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी इक्विटी को बेचना चाहती है, क्योंकि एक इक्विटी को जो बेचना है ना, एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है किसी भी बड़े कंपनी के लिए पैसा जमा करने के लिए। तो अन्यथा वो किसी से उधार ऐसे नहीं ले सकती। तो अब दूसरा कंडीशन आता है कि अब यहाँ पे जैसे कि कंपनी है, अब कंपनी क्या करती है, अपना इक्विटी बेचने के लिए क्या करती है, सेबी के पास रजिस्टर करवाती है अपने आप को, और उसके बाद जैसे अपने समान स्टॉक इक्विटी शेयर को पहली वजनता के लिए जारी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या फिर हिंदी में सार्वजनिक प्रस्ताव। ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके और अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। ये फ्री में इकट्ठा नहीं कर रही है ना, अपनी यहाँ पे अपने क्या कर रही है, जो उसके पास पहले जो इक्विटी है उसको बेच के। ओके, और यहाँ पे जो इस आईपीओ जब निकालती है तो वहाँ पे जो हिस्सा लेता है इस, उसे हम कहते हैं, जो धारक है वो रिटेल बोला जाता है। जैसे कि मैं, आप या कोई भी जो डीमैट खाता जिसके पास हो और इस आईपीओ में हिस्सा लेने जाता है, उसे हम कहते हैं रिटेल। अब हिस्सा लेने के लिए चाहिए क्या, आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए। दूसरा, ये आप देखो, एक करंट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। लेटेस्ट आईपीओ है एक रोसरी बायोटेक लिमिटेड का, जो अप्लाई करने की जो इसकी जो तिथि है 13 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिसने फ्रेश इशू लिया है इक्विटी शेयर का, एक 50 करोड़ की शेयर है जो ये कंपनी अपनी आईपीओ के थ्रू लेके आई है, जिसमें आईपीओ से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। तो इसका जो मार्केट कैप है इस कंपनी का है 2207 करोड़। इसमें देखो एक ऐसा लेके आई, तो उसमें जो इसने आईपीओ का प्राइस रखा है 423 से 425 रुपए पर इक्विटी शेयर, और जो इसने मार्केट लॉट डिसाइड किया है 35 शेयर। इसका मतलब क्या है, लॉट जो है इस शेयर्स जो होते हैं उनका बंच है। यहाँ पे उन्होंने 35 शेयर का एक बंच बनाया है, उसे हम यहाँ पे लॉट करें। ये बोल रही है कि अगर इसकी जो शेयर पे अगर आप लेना चाहते हैं इस इक्विटी को, तो आप जो अप्लाई करेंगे उसमें जो मिनिमम जो क्वांटिटी इसने रखी है 1 लॉट, और जो 1 लॉट के अंदर भी जो क्वांटिटी है पर शेयर की, तो 35 शेयर का एक लॉट बन रहा है। उसके क्या होगा, जब ये लॉट इशू करेगी तो लिस्टिंग हो जाएगी बीएसई और एनएसई पे। देखो यहाँ पे इसने बीट प्राइस रखा हुआ है, जो ओपन डेट है वह 13 जुलाई 2020,
मतलब जो जैसे हम कोई सा फॉर्म भरते हैं वैसे ये भी आईपीओ का फॉर्म है। तो यहाँ पे भी जो इनिशियल डेट दिया हुआ है ओपन होने का मतलब 13 जुलाई है, और जो उसका क्लोज का डेट है 15 जुलाई, मतलब 13, 14, 15 मतलब 3 दिन ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नहीं क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। जब फाइनलाइजेशन हो जाता है कि आपको जो आपने अप्लाई किया, तो जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे मिल जाए। अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से एक आप हैं और आपका जो एप्लीकेशन जो है वो लेट पहुंचा, मतलब किसी ने 13 को ही बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसमें क्या हुआ कि 13 को पूरा उसका जो अलॉटमेंट था वो सीट पूरा फुल होगी। तो अब 14 या 15 को आप अलॉटमेंट के लिए आप जो एप्लीकेशन लगा भी देंगे तो उस कंडीशन पे अलॉटमेंट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? रीज़न साफ है कि वहाँ पे जो पहले से जिन्होंने लगाया उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। अब इंटायर रिफंड उसके अब जिनको नहीं मिली है उस कंडीशन में जो 20 तारीख को सेटलमेंट आ जाएगा कि रिपोर्ट आ जाएगा किसको मिली किसको नहीं मिली। 21 तारीख को क्या होगा, उनका पैसा उनको रिफंड हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट पे। और उसके बाद जब जिनको मिल गया है उनके वो डीमेट पे आ जाएगा 22 तारीख को। इस तरह से 23 तारीख को लिस्ट हो जाएगा आईपीओ जो है बीएससी और एनएससी के अंदर पे। अब देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी कंडीशन पे कोई भी लॉट जो 35 लॉट की जो साइज है तो कितनी भी लॉट ऑर्डर पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें एक एप्लीकेशन के दौरान पे मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट की संख्या होती है जो उसको डिसाइड पहले से होती है। आप मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं जिसमें एक लॉट में जो संख्या है इसकी 35 है, जो टोटल अमाउंट निकल के आता है 14,875। क्यों? क्योंकि उसका इशू प्राइस जो है उसका लास्ट जो एंड है वो 425 रुपये। तो 425 का गुणा अगर आप 35 से कर देंगे तो ये अमाउंट आपको 14,875 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो है मैक्सिमम लॉट आप अधिक से अधिक 13 रख सकते हैं, उसमें जो शेयर की संख्या है 455 हो जाएगी। उस कंडीशन में इसका जो आप इंटू करेंगे तो 1,93,375 रुपये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले बीएससी ये कंपनी वो सबसे सेबी के पास रजिस्टर से, उसके बाद फिर एनएससी बीएससी के अंदर लिस्टेड, फिर एक ब्रोकर जो आपको जोड़ेगा, फिर नीचे आपको मिलता है डीमेट अकाउंट जहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में आपको अप्लाई हो गया तो आप इक्विटी से के अकाउंट पे आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे रोसरी बायोटेक लिमिटेड के मैंने आईपीओ के ऊपर जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे लेके इसके हिस्ट्री से लेकर पूरी लंबी जितने भी आईपीओ तक का जो समय रहा है इसका, इसके जो उसके वीडियो है नेक्स्ट पार्ट पे आप देखेंगे।